माय रॉक स्टार्स, आज हम इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप एंड स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज। मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम में कितना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अराउंड 4 to 6 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मतलब है क्या? सो दीज आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मॉलिक्यूल मतलब है क्या? मॉलिक्यूल्स आर something which is made up of more than one element, and there would be even bonds as well present between these element. For example, carbon dioxide CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सारा molecules है। लेकिन ये जो molecules के अंदर elements है, ये सिर्फ हमारा living body में ही हो सकता है क्या, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है? जरूर। सो इन अर्थ क्रस्ट एज वेल वी आर एबल टू सी सो मेनी एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिका एंड सो ऑन। लेकिन हमारा लिविंग टिश्यू में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दीज आर गोइंग टू बी मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, एंड ऑफ कोर्स इवन नाइट्रोजन इज आल्सो गोइंग टू बी मोर अबांडेंट कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ क्रस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है उसका अमाउंट थोड़ा कम है कंपेयर टू दैट ऑफ द लिविंग टिश्यू। ओके, so लेकिन how exactly scientists got to know that these minerals, these molecules are present in living organism? That is with the help of chemical analysis. Okay, so केमिकल एनालिसिस में यहाँ हम दो तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वन इज टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अदर इज टू डिटरमाइन इनऑर्गेनिक एलिमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जैक्टली परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। पहले ले लो लिविंग टिश्यू, इट कैन बी प्लांट सोर्स और लिविंग सोर्स, फिर मिक्स करो TCA सॉल्यूशन, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एंड देन ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ मोटा पेसल। एंड व्हेन यू ग्राइंड द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ TCA सॉल्यूशन, यू विल बी गेटिंग अ स्लरी। ये स्लरी को फिल्टर करना पड़ेगा। जब फिल्टर करते हैं हमें दो तरह का सब्सटेंस हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज फिल्ट्रेट एंड रिटर्नटेट। फिल्ट्रेट इज नथिंग बट समथिंग विच हैज बीन क्रॉस्ड द चीज क्लोथ, या फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन हम यूज कर रहे हैं ना, चीज क्लोथ या कॉटन हो गया, सो वो क्रॉस करके जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे बीकर में कलेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, है ना। और जो फिल्टर नहीं होते उसको हम रिटर्नटेट बोलते हैं। अभी ये जो फिल्ट्रेट हमें मिल रहे हैं इसको हम एसिड सोल्यूबल पूल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स है दे वुड हैव गॉट सोल्यूबलाइज्ड इन TCA सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई वी गॉट इट ओवर हियर, राइट। दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो कॉल इट एज एन एसिड इनसोल्यूबल पूल। यहाँ हमें क्या क्या मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेगा? अमाइनो एसिड, शुगर्स या न्यूक्लियोटाइड्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारा हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एंड रिटर्नटेट में जो भी मॉलिक्यूल्स TCA में सोल्यूबलाइज नहीं हुआ ना, वो रिटर्नटेट में रह जाएगा। एंड इन दिस सॉल्यूशन वी विल बी एबल टू सी, दैट इज इन द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है कॉटन या चीज क्लोथ, वहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? लार्जर मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेगा विच डिड नॉट गेट फिल्टर्ड, विच डिड नॉट इवन गेट सोल्यूबलाइज्ड इन TCA सॉल्यूशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इवन लिपिड। ओके, अभी यहाँ जो एसिड सोल्यूबल पूल में जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। दैट इज 18 to 800 डाल्टन इज गोइंग टू बी देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एंड इफ यू सी केयरफुली दे आर मोनोमर्स। मतलब यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, यहाँ का उसका मोनोमर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ रिटर्नटेट में जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब मैक्रो मतलब क्या, लार्जर, है ना, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज गोइंग टू बी मोर देन 10,000 डाल्टन। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज लिपिड। लिपिड इज एक्सेप्शन, इसका साइज 800 डाल्टन से भी कम है। अभी ये जो लिपिड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन फिर भी हमें रिटर्नटेट में ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि लिपिड जो है ना, इट इज वाटर इनसोल्यूबल। बाकी सारा वाटर सोल्यूबल है, लेकिन लिपिड इज वाटर इनसोल्यूबल, एंड आल्सो इट इज not soluble in TCA solution, so that is why we will be getting this lipid in the return-tate area, that is acid insoluble pool में हमें लिपिड देखने के लिए मिलेगा। दूसरा भी रीजन है, एक्चुअली लिपिड जो है ना ये कहाँ रहता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन जब हम मोटर पेसल पकड़ के ग्राइंड करते हैं लिविंग टिश्यू को विद द हेल्प ऑफ TCA सॉल्यूशन, उस टाइम ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो टूट जाएगा, और इसके वजह से ये लिपिड हमें यहाँ मिल रहे, उसका साइज भी छोटा छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पीसेस, एंड दिस छोटा छोटा पीसेस ऑफ लिपिड विल बी फॉर्मिंग द वेसिकल्स, एंड देन दे विल बिकम वाटर इनसोल्यूबल एंड
एसिड इनसोल्यूबल, दैट इज TCA इनसोल्यूबल, इसलिए हमें लिपिड यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और केयरफुली देखो तो ये सारा जो मॉलिक्यूल्स यहाँ मिल रहे, दीज आर नथिंग बट पॉलीमर्स, मतलब जो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल वो जो नहीं टूटा गया है विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल, दैट इज गोइंग टू रिटेन ओवर हियर. The one which has been broken into small छोटा pieces like amino acid, sugar, nucleotides, ये हमें यहाँ मिलेगा, that is an acid in soluble pool. ये हो गया हमारा एक तरह का experiment, that is to determine organic compounds in the living tissue. अभी हमें inorganic element चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा destructive experiment करना होगा. living tissue को लेना होगा, liver और leaves का टिश्यू को लेना होगा, फिर हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वे करना होगा एंड देन ड्राई करके फिर से वे करना होगा. इससे हमें मिलेगा क्या, वेट वेट. फिर हमें बर्न करना होगा. जब बर्न करते हैं क्या होता है, एशेस हो जाता है ना. सो जब बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो एवोपरेट हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वी वुड बी ऑक्सीडाइजिंग बाय बर्निंग. ओके अभी ये जो एशेस लास्ट में मिला है, यहाँ हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे अलग अलग इनऑर्गेनिक एलिमेंट देखने के लिए यहाँ मिलेगा. ओके सो ये हो गया हाउ टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द लिविंग टिश्यू. अभी लिविंग टिश्यू में जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर आफ्टर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मतलब हमारा लिविंग टिश्यू, हमारा लिविंग बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. मॉलिक्यूल्स विल बी आइदर ब्रोकन डाउन और दे वुड बी मेड. सो द मॉलिक्यूल्स वॉट एवर वी गेट टू सी इन अवर बॉडी आर आफ्टर ऑल मेटाबोलाइट्स. अभी ये जो मेटाबोलाइट्स है बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट जो है, इसको हम मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं. एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स विल बी हैविंग सम विजिबल फंक्शन इन अवर बॉडी लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को दिखाते हैं. लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इसका फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म में इतना पता नहीं है. ओके सो फर्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट इन लिटिल बिट डिटेल. जैसे हो गया हमारा अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड, लिपिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है क्योंकि इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल है ना. लिपिड इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीन का फंक्शन क्या है, एंजाइम हार्मोन को फॉर्म करना. लिपिड का भी सिमिलर फंक्शन है, टू फॉर्म हार्मोन. फिर कार्बोहाइड्रेट विल बी, दैट इज ग्लूकोज, विल बी हेल्पिंग इन ब्रेकिंग डाउन टू फर्दर प्रोड्यूस ATP, है ना. सो दे ऑल हैव गॉट अ फिजियोलॉजिकल विजिबल रोल इन आवर बॉडी. लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इसका अकॉर्डिंग टू NCERT देयर इज नो फंक्शन. लेकिन कुछ मेटाबोलाइट का फंक्शन है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ये सारा ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट विल बी प्रोड्यूस्ड इन फंगाई, माइक्रोब्स एंड इन प्लांट्स. एनिमल्स में ये नहीं होता. सो यूजुअली दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म they will be producing, to protect themselves they produce this secondary metabolite. कुछ examples है जैसे flavonoid, terpenoid, drugs, toxin and so on. और NCERT में एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ बहुत सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड आल्सो इट इज बीन ग्रुप्ड. सो लेट्स सी दीज डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक. सो pigment is a type of secondary metabolite under which you are able to see some of the pigments like anthocyanin and carotenoid. और ये याद करने के लिए ट्रिक क्या है, पिग एंड एंटीन कार. बाय द वे पिगमेंट जैसे एंथोसायनिन, कैरोटिनॉइड जो है ना ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. ओके इट विल बी हेल्पिंग द होस्ट इन नॉट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी एक्सरी फंक्शन जो है ना वो ये ऐसा वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखता है. सो द ट्रिक टू रिमेंबर दिस पिगमेंट इज एंथोसायनिन, कैरोटिनॉइड, द ट्रिक इज पिग एंड एंटीन कार. फिर alkaloid is a type of a drug which contains nitrogen. और codeine and morphine is example for alkaloid. दोनों secondary metabolite है. So the trick to remember is alka code more. Okay. फिर टॉक्सिन, कुछ प्लांट्स, कुछ फंगाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. और एग्जाम्पल इसके लिए एब्रिन और रिसिन. एंड द ट्रिक टू रिमेंबर इज टॉक्सिन एब्सेंट इन राइस. लेक्टिन इज एन एंटी न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल. ये प्रोटीन को कम करता है. जो भी ऑर्गेनिज्म, ये इमेजिन लाइक सम ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग लेक्टिन और दूसरा कुछ प्रीडेटर या कुछ और ऑर्गेनिज्म आके ये प्लांट को खाता है. इमेजिन अभी लेक्टिन दूसरा ऑर्गेनिज्म में चला गया एंड इट कैन रिड्यूस द प्रोटीन क्वालिटी और प्रोटीन इन
दूसरा ऑर्गेनिज्म, और इसके वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो फिर से आके होस्ट ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा. सो लेक्टिन के लिए एग्जांपल कॉन्केनावैलिन ए. बाय द वे ऑल ऑफ दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाउअडेज इज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, और बहुत सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है. ओके, सो द ट्रिक टू रिमेंबर लेक्टिन इज कॉन्केनावैलिन, द ट्रिक इज लेट्स ईट कोन, मतलब लेट्स ईट कोन. Okay, फिर drugs, some of the plants produce, actually almost all the plants produce drugs. Example for drugs is curcumin, vinblastine. curcumin produce होता है टर्मरिक में. vinblastine होता है विनका रोजिया, that is Catharanthus roseaceous plant में. And the trick to remember this is drugs cure viral disease. drugs cure viral disease. फिर कुछ कुछ प्लांट्स पॉलीमर प्रोड्यूस करता है, जैसे रबर, सेल्यूलोज, गम, विच विल बी एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट एंड समटाइम्स डिफेंस. और ये याद करने के लिए ट्रिक क्या है, पॉलीरूबिसेल गम्स. इसके अलावा भी कुछ कुछ प्लांट्स एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल लेमन ग्रास प्रोड्यूस लेमन ग्रास ऑयल. Terpenoids is another type of a secondary metabolite. Example is monoterpene, diterpenes and so on. यहाँ हो गया हमारा secondary metabolites का ट्रिक भी हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गया. अभी हम देखेंगे हर एक बायोमोलिक्यूल के बारे में इन डिटेल. दैट इज ये जो पॉलीमर मैंने यहाँ लिखा ना, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो है, इसका टुकड़ा ही ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है ना. मतलब ये जो 4 बायोमोलिक्यूल्स, जो मेन बायोमोलिक्यूल्स जो है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो 4 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब ये हर टिश्यू में होना चाहिए फॉर मेनी फंक्शंस लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इसके बारे में डिटेली स्टडी करेंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन. मतलब प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड. और फर्स्ट हम अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमें प्रोटीन के बारे में अच्छे से समझ आएगा. So amino acid, as the name says, they have got amino group and carboxylic group, and they have got a variable group which keeps on changing. The structure of R is going to change and there is going to be a hydrogen. अभी यहाँ amino group और carboxylic group जो है, it can be present in the form of NH3 plus या NH2, and carboxylic group can be present in the form of COO minus या COOH. So this is basic, this is acidic. This structure is acidic, this is basic. Okay, और ये जो R का जो structure है ना, यहाँ आप हाइड्रोजन देखोगे, जैसे इन ग्लाइसिन, CH3 देखोगे, दैट इज इन एलानिन, एंड CH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखोगे, दैट इज इन सीरिन. और अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स जो है टोटल दे आर 20 इन नंबर. मतलब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का नंबर टोटल 20, और इट इज बीन क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द आर ग्रुप, दैट इज वेरिएबल ग्रुप. वैसे अमाइनो एसिड का नेचर बदलता रहता है बिकॉज ऑफ द आर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, and because of the carboxyl group. लेकिन there are different types of amino acid and this classification is based upon the R group. NCERT में कुछ कुछ तरह का अमाइनो एसिड के बारे में दिया हुआ है, जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड. एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर 2, दैट इज एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. और ये याद करने के लिए 2 ट्रिक है. एक ट्रिक सिंपल है, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड दोनों में एसिड से एंड हो रहे, मतलब इट इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड. दूसरा ट्रिक है आग, AAG, आग. फिर दूसरा अमाइनो एसिड्स जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड. यहाँ बेसिक ग्रुप रहेगा, मतलब बाय द वे एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड इज बीन क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप. मतलब जो भी अमाइनो एसिड में ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक ग्रुप होता है, टोटल नंबर काउंट करो तो ज्यादा एसिडिक ग्रुप होता है, और ऐसा वाला अमाइनो एसिड्स को हम एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं. जो भी अमाइनो एसिड्स में ज्यादा बेसिक ग्रुप्स होता है, ऐसा वाला अमाइनो एसिड्स को हम बेसिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं. और ये बेसिक अमाइनो एसिड्स में देयर आर 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स, दैट इज हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन. एंड द ट्रिक टू रिमेंबर इज हॉल. फिर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एक्सेप्ट बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड, जो भी अमाइनो एसिड्स आता है 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में, वो सारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड है. लेकिन एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज वैलिन. फिर एरोमेटिक अमाइनो एसिड आता है, मतलब आर ग्रुप में एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हो सकता है, और ऐसे वाला अमाइनो एसिड को हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड कह सकते हैं. एंड यहाँ हमें 3 अमाइनो एसिड देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट इज फिनालालानिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. एंड द ट्रिक टू रिमेंबर इज एप्टीट्यूड टेस्ट, APT, ट्रिप्टोफैनस टेस्ट. ओके, ये हो गया हमारा अलग अलग तरह का अमाइनो एसिड. और वी कैन आल्सो क्लासिफाई अमाइनो एसिड बेस्ड अपॉन द डाइटरी रिक्वायरमेंट.
that is essential and non-essential amino acid. Essential amino acids are amino acid which is essential क्योंकि हमारा बॉडी ये अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, सो वी हैव टू टेक इट इन अवर डाइट. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज अमीनो एसिड विच अवर बॉडी प्रोड्यूस, हेंस वी नीड नॉट टेक इट इन अवर डाइट. कौन कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है याद करने का जरूरत नहीं, बट इफ एट ऑल इफ यू वांट टू रिमेंबर, द ट्रिक टू रिमेंबर इज प्राइवेट टिम हॉल. ओके, ये मेरा ट्रिक नहीं है. आई लेट मी टेल यू, जो भी मैं ट्रिक देती हूँ, कुछ कुछ मेरा ट्रिक होता है, कुछ कुछ नहीं होता. मेरा बहुत सारा टीचर्स या बहुत सारा वेबसाइट्स कहीं अलग अलग जगह से मैंने उठा के डालती हूँ. सारे लोगों को मैं क्रेडिट नहीं दे सकती, लेकिन किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ. मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो I am telling you, most of the tricks are, some of the tricks are mine, some of them are not mine as well. आगे देखेंगे प्रोटीन के बारे में. आफ्टर ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड्स के बीच में प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, और वो बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोटीन. प्रोटीन को भी हम अलग अलग तरह क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन द फंक्शन. सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर. लेकिन उसके पहले proteins are made up of, basically proteins are made up of long chain of amino acid. Or imagine I am holding the protein like this. So if protein is being kept in this way, okay, आप देख सकते हैं, there is going to be left end and right end for the protein chain, है ना. So जो starting का end है, जो left end है, इसको हम N terminal end बोलते हैं because it has got amino acid which starts with the amino group that is N, है ना. और लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं या सी टर्मिनल एंड कहते हैं बिकॉज दे विल बी एंडिंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज सी. ओके, सो लेफ्ट एंड इज एन टर्मिनल, राइट एंड इज सी टर्मिनल. फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्टिंग विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन. सो यहाँ हम सिंपल प्रोटीन को देखेंगे वेर यू गेट टू सी अमीनो एसिड अरेंज्ड इन द rod like structure. मतलब if protein is present in the form of rod like structure like this, then it is called as primary structured protein. Okay, and मानो यही प्रोटीन को आप थोड़ा फोल्ड कर रहे हो और ये बनेगा आपका, मतलब यहाँ अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा वैसे, सो या इमेजिन यू आर फोल्डिंग इट लाइक दिस, ये बन गया आपका क्या, secondary structure. And there are two types of secondary structure which you can see, that is alpha helix and beta pleat. Alpha helix मतलब helical structure, beta pleat मतलब जैसे साड़ी का प्लीट्स होता है ना, साड़ी यहाँ जब हम टक करते हैं इन हिप व्हाट इज इट स्टमक रीजन, सो उस टाइम ऐसे फोल्ड करते हैं, वो उसको हम प्लीट्स कहते हैं. ऐसा वाला you know pleated structure you are able to see here. By the way, primary structure is made up of only peptide bond, secondary structure is made up of hydrogen bond and peptide bond. फिर आएंगे second tertiary structure के बारे में. When the protein chain has been folded in the form of hollow woolen ball like this is called as tertiary structure. It gives 3D image, and this type of structure is very necessary for catalytic activity. जैसे एंजाइम में tertiary structure होता है, and example for tertiary structure is myoglobin. मसल में हीमोग्लोबिन जैसे एक तरह का पिगमेंट होता है which is called as myoglobin which can also carry oxygen. So वो myoglobin का जो structure है tertiary structure. And the last structure of the protein is quaternary structure, which is made up of more than one polypeptide chain या unit, and usually they are made up of tertiary structure. मतलब मानो ऐसा hollow woolen जैसा ball जो है tertiary structure, when they are present in total 4 units like this, it is called as quaternary structure, and you can see such structure in hemoglobin. hemoglobin में आप 2 alpha chain 2 beta chain को देख सकते हैं ना. So ये हो गया हमारा types of protein based upon the structure. Now we will be discussing type of protein based upon the function. So protein can be present between the cell as intercellular ground substances. Example is collagen, which is the most abundant protein in the animal world. फिर कुछ protein enzyme जैसे act करता है, कुछ नहीं. All enzymes usually made up of protein only. Example trypsin. Okay, and rubisco is the plant enzyme which is the most abundant protein in the entire biosphere. And
some proteins are also hormones like insulin, and some proteins will be also helping in fighting against the infectious agent, example antibody. Many proteins are also receptors, sensory receptors is such example, and many proteins are also transporter, carrier proteins. ये सारा जो है, these all are after made up of protein. An example for this is GLUT4, which will be transporting glucose inside the cell. So ये हो गया हमारा प्रोटीन के बारे में. Next we will be discussing about nucleic acid. Nucleic acid is made up of monomer या units called as nucleotides, which is made up of sugar, nitrogen base and phosphate. शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है एंड टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है. एंड शुगर एंड नाइट्रोजन बेस टुगेदर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. शुगर में अलग अलग तरह का शुगर हो सकता है, जैसे आरएनए में राइबो शुगर, डीएनए में डिऑक्सी राइबो शुगर, एंड नाइट्रोजनस बेसेस आर आल्सो मेनी टाइप्स. नाइट्रोजन bases can be divided into purines and pyrimidines. Purines are of 2 ring, pyrimids are of 1 ring, and A and G, that is adenine, guanine, are purine. Cytosine, uracil, thymine, ये सारा क्या है, pyrimidine है. ओके, सो न्यूक्लियोसाइड के लिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दैट इज शुगर प्लस एडेनिन बिकम्स एडिनोसिन, शुगर प्लस यूरासिल बिकम्स यूरिडिन. ओके, न्यूक्लियोटाइड के लिए भी हम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट इज एडिनिलिक एसिड, यूरिडिन प्लस फॉस्फेट इज यूरिडिलिक एसिड. ओके, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड इज एसिड बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट, ओके, या फॉस्फेरिक एसिड. And also nucleic acid is negatively charged because of phosphoric acid. So next देखेंगे हम polysaccharide के बारे में, that is the third biomolecule which we are going to discuss, carbohydrate. Basically the unit या monomer of carbohydrate, that is polysaccharide, is nothing but monosaccharide, and there are many types over here. यहाँ हम सिर्फ 2 monosaccharides को देखेंगे, that is glucose and fructose. और polysaccharides में अलग अलग एग्जाम्पल आता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन. Cellulose, glycogen, starch, all these 3 polysaccharides are made up of glucose as monomer. Cellulose is not having any branch, glycogen और starch में branch होता है. Starch will also have a helical structure, and cause of this, when you mix starch with the iodine solution, we will be getting deep blue color. Also when you mix glycogen with the iodine solution, you will be getting a color change, I guess brown, orange color, yellow color, ऐसे कुछ. अभी color क्यों यहाँ change हो रहे, क्योंकि यहाँ branches है glycogen में, इसलिए. And glycogen में, since it has got lot of branches, here also you are able to see right end and left end. हम right end को reducing end बोलते हैं, left end को non reducing end बोलते हैं. Now reducing end मतलब है क्या यहाँ, this region of the glycogen is able to react or able to reduce another molecule, hence the name reduce end. यहाँ ज़्यादा branches होने की वजह से this part is not able to react or it is not able to reduce another molecule, hence it is called as non reducing end. अभी एक और पॉलीसैकेराइड है, उसका नाम इन्युलिन, इंसुलिन नहीं, एंड यहाँ आपको मोनोमर फ्रक्टोज देखने के लिए मिलेगा. एंड काइटिन इज अनदर पॉलीसैकेराइड विच इज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, दैट इज दे डोंट हैव अ प्योर कार्बोहाइड्रेट. यहाँ आपको एसिटाइल ग्रुप, अमाइन ग्रुप देखने के लिए मिलेगा. बेसिकली काइटिन हैज गॉट मोनोमर दैट इज NAG, that is chitin is made up of N-acetyl glucosamine. ओके, और दूसरी एक चीज बोलना था, पॉलीसैकेराइड्स आर अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर. मतलब यहाँ आपको सेम जैसा यूनिट्स रिपीट होना दिख रहे. जैसे सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज दिखेगा, है ना, ग्लाइकोजन में भी सिर्फ ग्लूकोज दिखेगा, इनुलिन में सिर्फ फ्रक्टोज दिखेगा. लेकिन प्रोटीन्स आर यूजुअली ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर, अलग अलग अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन जाता है. ओके, सो दैट इज अबाउट होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर. And now another small topic that was left is about RNA DNA differences. मतलब न्यूक्लिक एसिड्स में RNA DNA आता है ना. सो RNA में राइबोस देखने के लिए मिलेगा, DNA में डीऑक्सीराइबोस. RNA सिंगल स्ट्रैंडेड, DNA is double stranded, and sugars that you can see in RNA is AUGC. Sugar that you get to see in DNA is ATGC. And RNA is a genetic material in viruses only. And mRNA is a type of RNA which can produce protein. लेकिन DNA is a genetic material in most of the organism and they are able to synthesize RNA with the help of transcription. मतलब
RNA will be able to show translation, DNA is able to show transcription. नेक्स्ट आएंगे लास्ट बायोमोलिक्यूल के बारे में, दैट इज अबाउट लिपिड्स. लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, क्योंकि यहाँ मोनोमर्स नहीं दिखने के लिए मिलेगा, मतलब देयर इज नो यूनिट विच इज गोइंग टू रिपीट फुल्ली इन द लिपिड, so hence it is not polymer. Also it is not soluble in water. It is insoluble in water, but it is soluble in some organic solvent. और simplest lipid को हम fatty acids बोलते हैं because it is made up of fat and acid. So R group is fat and this is acidic group. So R can be methyl, ethyl and R का जो carbon number जो है it can go even up to 19. Okay, and we have got some of the fatty acids, that is arachidonic acid. R का नंबर मतलब R में 19 कार्बन होता है, टोटल 20 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन. पामिटिक एसिड इज अनदर एग्जांपल. यहाँ R में मतलब वेरिएबल ग्रुप फैट जो R है ना, वहाँ 15 कार्बन देखने के लिए मिलेगा. टोटल इट हैज गॉट 16 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन. And there are different types of fatty acid, that is saturated and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acids में आपको कार्बन के बीच मतलब जो फैट का जो यहाँ मिथाइल इथाइल ऐसे लॉन्ग चेन हो सकता है ना, जैसे मानो लेट मी जस्ट ड्रॉ सम फैटी एसिड. ऐसे कॉम्प्लिकेट क्यों करे, CH2 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 ऐसे अप टिल 19 कार्बन तक भी हम ड्रॉ, मतलब फैट में इतना नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक कार्बन. सो अभी ये जो दो ग्रुप है ना, मतलब ये जो दो कार्बन है ना, इसके बीच में जब सिंगल बॉन्ड ही रहता है, ऐसा वाला फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं. एग्जांपल इज पामिटिक एसिड फॉर दिस. जब कार्बन के कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड होता है, उस टाइम हम ऐसा वाला फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं. एग्जांपल फॉर दिस इज अराकिडोनिक एसिड. So this is about one type of lipid. दूसरा type of lipid आता है which is called as glycerides. That is when fatty acids are being added with the glycerol, that is trihydroxypropane, that is the scientific name of glycerol. Such lipid is called as glycerides. और ये जो glycerides में जो bond दिखने के लिए मिलेगा, that is between the fatty acid and glycerol, there is a bond called as ester bond. Okay. Phosphodiester bond is present between the nucleotides. Ester bond is present between the fatty acid and glycerol. वैसे पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स है ना, उसके बीच में आपको फिर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा. यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ लिखूंगी बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. यस, सो नेक्स्ट या सो अलग अलग तरह का ग्लिसराइड्स भी हो सकता है, दैट इज मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड में जस्ट एक फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है. डाई में एक फैटी एसिड होता है, सॉरी एक ग्लिसरॉल होता है, दो फैटी एसिड होता है. और ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड्स हो सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड इज फैट्स एंड ऑयल. ओके, सो क्या होता है ऑयल? Oil is something which is having lower melting point, hence they will be remaining oil even in the winter extreme low temperature. Example is gingerly oil. लेकिन fat is a type of a lipid which is having higher melting point, hence it is going to be solid in the winter season. Example is coconut का fat हो गया या घी हो गया, देसी घी, ये सारा fat है. सो दैट इज अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एंजाइम. लेकिन एंजाइम के बारे में समझना है तो फर्स्ट हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझना होगा. अभी रिएक्शन मतलब है क्या? रिएक्शन में होता है मॉलिक्यूल एंड इट विल बी गिविंग राइज टू अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोडक्ट. सो मॉलिक्यूल विच is going to give rise to product is called as substrate. Basically a reaction will be having substrate and product. लेकिन ये जो substrate से product देना इतना आसान का काम नहीं. सो देयर इज समथिंग विच कैन इंक्रीज द रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज एंजाइम. एंड दीज एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट, क्योंकि these are catalyst which is present in the living tissue या living organism. Okay, so let's understand how this rate of reaction can be affected and all these things. By the way, enzyme is going to increase the rate of reaction. इसके अलावा there are other things which can decrease the rate of reaction starting with the temperature. So rate of reaction can be reduced by half or it can increased by doubling if temperature is being changed of 10 degrees Celsius.
ओके, इफ होना चाहिए था यहाँ. सो इफ यू चेंज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, then either reduction in reaction, rate of reaction happens by half, या rate of reaction double भी हो सकता है, you know, if you increase या decrease the rate of if you increase or decrease the temperature. okay, and enzyme के बारे में अभी तो देखा है, लेकिन let's take an example. मतलब बिना enzyme से भी substrate can give rise to product, लेकिन enzyme will be speeding up the reaction. So let's have a look. So carbon dioxide will be able to mix up with the water naturally to give rise to carbonic acid. लेकिन ये बिना एंजाइम से ये कम होना है तो इट विल बी टेकिंग एन आवर एंड इट विल बी जस्ट गिविंग राइज टू अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ आई मीन 200 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनिक एसिड. मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है ना, इट इज गोइंग टू बी इन वेरी लेस नंबर, दैट टू इन 1 hour. दैट इज अराउंड 200 मॉलिक्यूल कैन बी 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 hour विदाउट एनी एंजाइम. लेकिन इमेजिन यू गिव एंजाइम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम दो, तो यहाँ क्या होता है, दैट इज व्हेन यू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with the carbonic anhydrase enzyme, you will be able to see production of 6 lakh carbonic acid molecule per second. मतलब इससे पता क्या हमें पता चलता है, around 10 million times rate of reaction is going to speed up because of the presence of the enzyme. okay, so this is why enzyme जरूरी है to produce the product or to speed up the reaction. और substrate and जो chemical compound जो होता है reaction में, ये भी कुछ कुछ changes को दिखाते हैं to produce the product. So substrate will be undergoing 2 types of changes, that is physical change and chemical change. Physical change मतलब change of the shape, size. दूसरा physical change भी आता है, that is change of the state of matter. Chemical change मतलब क्या, certain bond is going to break or make. ओके, सो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. अब पढ़ेंगे रिलेटेड टू एंजाइम. सो एंजाइम जो है इट इज मेड अप ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना, बिकॉज ऑफ द हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दे विल बी हैविंग अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या सर्विस इनसाइड देम. मतलब ये जो है ना, इमेजिन इफ दिस इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन एंड इट इज, we have studied that it is able to you know have a best catalytic activity या biological activity दिखा सकते हैं, ऐसे करके पढ़े अभी अभी we have studied, right? so यहाँ जो tertiary structured protein जो है, यहाँ आपको hollow woolen ball like structure के वजह से अंदर एक pocket जैसा structure देखने के मिलेगा. इसको हम pocket service ऐसे बोलते हैं. and this site is also called as active site, क्योंकि यहाँ जो site है ना, to this our substrate will come and bind, and now the substrate is able to further convert it into product because of binding to the active site. okay, and enzyme, since it's after all it's a protein, it can be denatured या damaged because of higher temperature. ये इसका थोड़ा drawback है, that is it can get damaged at high temperature, that is above 40 degrees Celsius. लेकिन there are some of the enzymes which can be extracted from thermostable bacteria. मानो कुछ कुछ बैक्टीरिया, आपको पता ही होगा, there are a lot of bacteria which live in extreme condition like extremophiles they are. so ऐसा वाला बैक्टीरिया को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा वाला एंजाइम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बैक्टीरिया से, तो दे आर गोइंग टू बी स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर. जैसे एक तरह का बैक्टीरिया आता है कॉल्ड एज थर्मोफिलस एक्वाटिकस, इसका डीएनए पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं. so they will be able to show catalytic activity even at 80 to 90 degrees Celsius as well. okay, अभी हम देखेंगे कैसे एंजाइम, how exactly enzyme will be bringing about a reaction, yeah, how exactly they are able to increase the rate of reaction. so when there is enzyme and substrate, our substrate will go and bind to the active site of an enzyme and it will lead to formation of enzyme substrate complex. अभी जो ES जो लिखा है ना मैंने, ये enzyme substrate complex है. enzyme substrate complex is going to be a transient phenomenon, मतलब it's going to be very short lived and many altered structures will be formed between the stable substrate and stable product. एंड ये जो स्टेट है ना, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं एंड इट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट. और इसी स्टेट में मतलब हम एक ग्राफ बना सकते हैं इसी स्टेट में, और इसके बारे में हम देखेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी 2 ग्राफ. वन ग्राफ इज विद एंजाइम, अनदर इज विदाउट एंजाइम. ओके, सो इमेजिन यू हैवंट गिवन एनी एंजाइम. जब एंजाइम नहीं है एक रिएक्शन में,
ऐसा वाला स्टेट में क्या होता है, सिंपली सबस्ट्रेट विल बी गिविंग राइज टू प्रोडक्ट बट activation energy is too much needed to convert the substrate into product. अभी activation energy मतलब है क्या, केमिस्ट्री में डिटेली पढ़ेंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, लेकिन फिर भी बायोलॉजी के हिसाब से आपको कितना पता होना चाहिए रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर अवर सबस्ट्रेट टू गिव राइज टू प्रोडक्ट. मतलब कहने का मतलब ये है, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट when substrate is getting converted into product without enzyme, it need more energy to produce product. लेकिन in the presence of an enzyme, अभी दूसरा रिएक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, दूसरा ग्राफ यहाँ दिख रहा है, यहाँ एंजाइम है, इसलिए substrate will be using or substrate will be taking very less energy, that is this energy is called as activation energy. So substrate will be taking very less activation energy to produce the product. So you can see कम एक्टिवेशन एनर्जी से आपको यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम. So this is a y-axis indicate progress of reaction, x-axis indicates the potential energy. So less potential energy is needed for the substrate to give rise to product with the presence of an enzyme. लेकिन एंजाइम नहीं है तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऐसे कन्वर्ट होगा, मतलब सबस्ट्रेट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ओके, so enzyme works by decreasing the activation energy. अभी there is another way to remember this. जब एक काम करना है, आप अकेले हो तो आपको मुश्किल होगा वो काम करने में. जैसे हमारा सबस्ट्रेट को बेचारा अकेले काम करके प्रोडक्टिव होना है, उसको मुश्किल हो रहा है. लेकिन जब एंजाइम होता है, एनर्जी कम लगता है लेकिन काम भी खत्म हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है. So this is how you can remember this concept. So there are different factors which is affecting our enzymatic activity and our enzyme. The very first factor is temperature and pH. Okay, जैसे ही आप temperature को ज़्यादा करोगे in the reaction, okay, definitely enzyme activity is going to increase, लेकिन up till certain point. उसके बाद the enzyme activity is going to reduce if you increase the temperature further. मतलब कहने का मतलब ये हो गया, there is going to be a specific temperature which is called as optimum temperature at which our enzyme is going to work maximum. Basically हमारा enzyme जो है it works in narrow range of temperature and narrow range of pH. Same graph आपको pH में भी दिखने के लिए मिलेगा. As in when you increase the pH, the rate of reaction is going to increase, but up till certain point. After certain point you can see the rate of reaction is going to reduce. लेकिन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करें तो देखो, एज इन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर टू मच, आफ्टर सर्टेन पॉइंट क्या होता है, enzyme will be simply denatured. After 40 degrees Celsius of temperature, enzyme will be denatured because after all enzyme is made up of क्या, प्रोटीन. प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विच इज गोइंग टू ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर. लेकिन दूसरा चीज इंपॉर्टेंट याद करना है, दैट इज enzyme can be preserved, that is enzyme can be inactivated at extreme lower temperature या freezing temperature. And when you get the temperature back, that is when you increase the temperature to such enzyme, it is going to retain its catalytic activity. Okay, now another factor which affect enzyme is substrate concentration. As in when you increase the substrate concentration, the rate of reaction is going to increase, that is velocity of reaction is going to increase. लेकिन up till certain point only, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद देर इज गोइंग टू बी सैचुरेशन. जितना मतलब मानो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट दे रहे हो लेकिन उतना एंजाइम ही नहीं है अंदर बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर, सो रेट ऑफ रिएक्शन वोंट बी एबल टू इंक्रीज. सो देर इज अ सैचुरेशन, so there is going to be a saturation point. Like further if you increase the temperature, substrate concentration, rate of reaction is not going to increase. So यहाँ हमें Vmax करके एक हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं. यहाँ Vmax मतलब है क्या, maximum velocity. So it is the velocity of reaction at which enzyme activity is maximum. Okay, मतलब it is the saturation point as well. ऐसे Vmax by half भी है, that is it indicates what, I mean it indicates at what concentration of substrate the velocity of reaction is half. और वो जो concentration है ना substrate का, उसको हम Km कहते हैं, which is Michael Menton's constant. केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप. Okay, so last factor which is affecting our enzyme activity is inhibitors. Inhibitors are molecules which will be inhibiting the enzyme activity.
मतलब they will be either binding to the inhibitors will be binding to the active site of an enzyme या allosteric site of an enzyme, and this is how they will be preventing the binding of substrate to the enzyme. Okay, यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ कॉम्पिटिटर इनहिबिटर के बारे में दिया हुआ है. कॉम्पिटिटर इनहिबिटर्स आर द इनहिबिटर्स विच विल बी बाइंडिंग to the active site of an enzyme, and competitive inhibitors will be having similar structure to that of the substrate. Molecular structure जो है inhibitor, competitor inhibitor और हमारा substrate का वो same होता है. Okay, so example for this is inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, TCA, trichloroacetic acid pathway जो आता है respiration in plants में, वो चैप्टर में वहाँ आपको एक एंजाइम दिखने के लिए मिलेगा कॉल्ड एज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस विच विल बी कन्वर्टिंग आई गेस सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट ऐसे कुछ. सो ये जो एंजाइम है ना सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, दे विल बी inactivated, yeah, I mean they will be, their activity will be inhibited by the inhibitor malonate binding to the active site of succinic dehydrogenase. Okay, and with the help of this mechanism we will be able to use this in pathogen bacteria and we are able to prevent the bacterial infection. Okay, so last आते हैं हमारा class of enzyme. There are total 6 classes of enzymes. classes के अंदर further सब classes आता है, सब classes के अंदर सब classes आते हैं, फिर से last सब classes के अंदर भी कुछ लेटर्स से थ्रू हम नेम ऐसा कुछ करेंगे. सो देर इज अ वे टू नेम एंजाइम. आई गेस 4 नंबर के थ्रू हम एक एंजाइम को नेम करते हैं. सो देर आर 6 क्लासेस. फर्स्ट क्लास को हम ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं विच डस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली. ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस हो गया या एनी एंजाइम विच यूजुअली एंड्स विद डिहाइड्रोजनेस is called as oxidoreductase enzyme. फिर transferase, here the group will be, specific groups will be transferred apart from hydrogen atom. Any other group if you consider, that group can be transferred with the help of transferase enzyme. Hydrolase will be causing hydrolysis with the help of water involvement. They will be causing the breaking of certain cleavage of certain molecule. Lyasis is also causes lysis, लेकिन यहाँ hydrolysis नहीं होता ये enzyme activity के through. Isomerases will be causing the formation of isomers, मतलब they will be causing the positional change in the different molecule, मतलब अलग अलग तरह का isomers form करता है isomerase. Ligases will be joining the two molecule. Okay, DNA ligase is such example. So यहाँ हो गया हमारा class of enzyme के बारे में, and last में हम पढ़ रहे about the cofactors. So first of all cofactors है क्या? What is the meaning of cofactors? देखो जो enzyme होता है, when enzyme has to show their activity, only at that time they are going to be active. Otherwise they are going to be inactive, and that inactive form of an enzyme is called as apoenzyme, which is made up of protein. So when exactly our enzyme is going to be active? That is when the apoenzyme, the protein part, has been bound by cofactors. Now this apoenzyme plus cofactors is called as holoenzyme, which is active enzyme. Okay, मतलब cofactors नहीं ऐड हुआ तो हमारा inactive एंजाइम के ऊपर कोफैक्टर नहीं है तो वो apoenzyme ही रहेगा. That is not going to be an active form of an enzyme. So active form of an enzyme is called as holoenzyme, which is made up of cofactors and apoenzyme. अभी जो ये cofactors जो है, they are of different types. There are 3 types of cofactors: prosthetic group, coenzyme and metal ion. Prosthetic group are the cofactors which are going to be tightly bound to the apoenzyme. Example is heme, which is present in catalase peroxidase enzyme. Okay, so they are actually the part of the active site of an enzyme, prosthetic group. Okay, ये जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं with the help of peroxidase enzyme. Next cofactor is coenzyme. It is made up of organic compound, but they are transiently bound to the apoenzyme. Example for this is सारा ये जो vitamins का coenzymes actually is this type of enzyme. मतलब vitamin B3's coenzyme is NAD, NADP. So coenzymes are mostly vitamins. Last is metal ions. They will be bound to the side chain of active site and the substrate. Basically,
एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में होता है ये मेटल आयॉन्स, and they will be forming coordination bond. Example for this is zinc, which is a cofactor in carboxypeptidase enzyme. So यहाँ हमारा हो गया biomolecules chapter. So I hope this video is helpful. Please do like the video, share the video and subscribe as well, and let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.